स्टूडेंट्स आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा करेंगे. सो स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज एवरी पॉलिनोमियल f of x over a ring polynomial belongs to a ring polynomial over field of complex number c factors into linear factors in C of x. एंड एक इसकी स्टेटमेंट हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C is algebraically closed. It means that कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी कोई भी एक्सटेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो algebraically closed होगा. And this is fundamental theorem of algebra. Now we go for the proof. सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं and that polynomial belongs to a ring polynomial over field of complex numbers. और एक हमने g लिया, let g of x, और g of x हमने जो पॉलिनोमियल लिया लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि वो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड रियल नंबर्स ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करे. तो एक तो हमने x स्क्वायर प्लस 1 लिया, इसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा why it we take this. सेकंड क्या करेंगे, f of x क्यों ले लेंगे यहाँ पे, a1x प्लस so and so an x raised to power n, और दूसरा इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट आपका वेरिएबल पे तो इफेक्ट करेगा नहीं. सो a नॉट बार प्लस a1 बार x प्लस so and so an बार x raised to power n. अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये तो इसके कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है. व्हाट ये जो आपके ए नॉट ए वन ए एन ए सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके कॉन्जुगेट है. लेकिन जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, और z इंटू जेड कॉन्जुगेट रियल नंबर होता है. ठीक, मॉड ऑफ z होता है, दैट इज रियल नंबर. और जैसे अगर हम x के कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बनेगा a नॉट प्लस a1 बार, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी a1 a नॉट बार. तो अगर इसको ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग व्हाट इट इज, z प्लस जेड बार टाइप है. एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है. दोनों का कॉन्जुगेट का जो एडिशन है दैट विल बी अगेन रियल नंबर. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दो रिजल्ट्स की वजह से z इंटू जेड रियल होगा और z प्लस जेड कॉन्जुगेट रियल होगा. बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम इसका नंबर का, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z कॉन्जुगेट a1 का कॉन्जुगेट, तो कंजुगेट का कंजुगेट a1 होता है, तो a1 1 क्या हो रही है, तो इट मीन दैट ये इसका कॉन्जुगेट है, तो दोनों का एडिशन जो होगा वो रियल नंबर है. ठीक, सो इट मीन दैट जब भी हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो सारे के सारे जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो रियल बनेंगे.
सो इट मीन्स दैट जो हमारे पास g of x है that belongs to रिंग पोलिनोमियल ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, और रीजन मैंने बता दिया आपको। रीजन ये है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट रियल होता है और z इंटू जेड कॉन्जुगेट भी रियल होता है। दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू रिंग पोलिनोमियल ओवर रियल नंबर। अब मैंने यहाँ पे E जो है वो स्प्लिटिंग फील्ड ले ली, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ g of x ओवर r। ठीक, सो देन अब देखो, अगर हम इसकी स्प्लिटिंग फील्ड की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हम बात करें ई की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो डेफिनेटली आर ऑफ आयोटा होता है। और ई, अगर ई की स्प्लिटिंग फील्ड की बात करें तो हम इस जी ऑफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड निकाल रहे हैं। तो इट मीन दैट ये जो आपका स्प्लिटिंग फील्ड है जी ऑफ एक्स का, ई के अंदर आयोटा जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे रूट जो है वो प्लस माइनस आयोटा आएगा इसका। ठीक, तो इट मीन्स दैट, और बाकी जो ये हमारे पास जो इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स रेज टू पावर 2n बनेगी पावर, उसके रूट्स आएंगे ई में। तो ई क्या कंटेन करेगा? एक तो अगर हम डायरेक्ट बात करें, अगर डायरेक्ट हम बात करें कि ये आर का स्प्लिटिंग फील्ड है, जी ऑफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर आर, तो एक तो इसमें आयोटा आएगा, दूसरे इसके रूट्स आएंगे, जितने भी रूट्स पॉसिबल, जितने भी रूट होंगे। ठीक है, अगर सारे रूट डिस्टिंक्ट होंगे तो ये अल्फा 2n आएंगे, जो भी रूट्स आएंगे उनकी एडजेक्शन से बनेगा ये स्प्लिटिंग फील्ड। ठीक, और सारा स्प्लिट होगा तो डेफिनेटली इसमें आयोटा आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस आयोटा को यहां ना लिख के हम ये लिख सकते हैं कि E इज ए एक्सटेंशन ओवर C, बिकॉज C जो होता है वो एडजेक्शन ऑफ आयोटा से बन जाता है। C जो है R के साथ अगर आयोटा एडजेंक्ट करें हम तो C बन जाता है। तो इट मीन दैट फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि R जो होगा वो C का सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और C जो होगा वो सबसेट ऑफ E होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, तो हमने तो ये प्रूव करना है कि E जो है वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। इट मीन दैट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि C और E बराबर होना चाहिए। सो वी विल प्रूव C इक्वल टू E। तो ये हमने इस रिजल्ट में प्रूव करना है। इस रिजल्ट को, थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें एक रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। पहले रिजल्ट है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए सबफील्ड K of E containing C such that K का डायमेंशन ओवर C इज इक्वल टू 2। तो ऐसी कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी सब फील्ड ऑफ E, मतलब E और C के बीच में यहाँ पे कोई फील्ड K एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका K और C का जो डायमेंशन है वो 2 आए। ठीक, तो सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज
suppose such a subfield exist, ठीक, बिकॉज हमने मान लिया कि एग्जिस्ट करती है, बिकॉज के इज फाइनाइट, सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ सी, ठीक। तो डेफिनेटली इसका मतलब के जो होगा वो सिंपल फील्ड होगा, सो फाइनाइट और सेपरेबल है, तो डेफिनेटली सो के विल बी, के इज ए सिंपल फील्ड ऑफ सी। और अगर ये सी की सिंपल फील्ड है तो सिंपल फील्ड आपको पता है किस तरह से लिखते हैं, तो के डेफिनेटली सी के साथ एक रूट एडजेंट होगा, एडजेक्शन होगी एक रूट की। किसका रूट होगा वो, किसका एलिमेंट होगा वो, के का एलिमेंट होगा, अल्फा बिलोंग्स टू के, ठीक। सो नाउ हम इस अल्फा का मिनिमल पॉलिनोमियल मान लेते हैं। इफ p of x belongs to a ring polynomial over field complex number is the minimal polynomial of alpha over c, then definitely डिग्री जो होगी वो डिग्री ऑफ p of x जो आएगी वो 2 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे k का डायमेंशन ओवर c जो है वो 2 है और ये सिंपल फील्ड है, तो 2 आएगा इसका डिग्री। तो हम इसको मान लेते हैं कि इट इज एक्स स्क्वेयर, डिग्री 2 है, तो लेट p of x is equal to x square plus 2ax plus b, और आपके ये a और b जो होंगे वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो हमने जानबूझ के लिया कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अदरवाइज अगर a कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 2a भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नो इशू। सो वी कैन राइट इट लाइक a प्लस x प्लस ए होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऐड करना पड़ा, ए स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये तीनों टर्मों से ये बन जाएगा, तो माइनस ए भी करना पड़ेगा, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी, यू कैन राइट लाइक दिस। और हम इसको अगर फैक्टराइज करें तो इसको हम फैक्टर करके कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर फैक्टराइज करना है तो हम इसको x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। So we can write like this: x plus a minus a square minus b, और दूसरा रूट बन गया x माइनस ए प्लस ए, ये तो सेम रहेगा, या माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, दिस वन। और डेफिनेटली ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं दे बिलोंग्स टू सी ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि अगर a और b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डेफिनेटली a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी और a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, डेफिनेटली ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक। तो हमने मिनिमल पॉलिनोमियल लिया ओवर सी, और ये तो फैक्टराइज हो गया ओवर सी ही, इसके तो फैक्टर बन गए सी में, ठीक है।
इसका मतलब ये तो पॉलिनोमियल फिर क्या हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। बट आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ओवर सी तो आपका क्या होना चाहिए, इरिड्यूसिबल होना चाहिए था। सो इट मीन दैट विच इज ए contradiction because p of x is irreducible over c। सो इट मीन दैट हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी फील्ड c और e के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगी और जिसका डायमेंशन ओवर c जो हो वो 2। ठीक, तो नाउ हम अब मेन प्रूफ के ऊपर आ जाते हैं। तो नाउ हमने इस रिजल्ट से पहले हमने ये प्रूव किया था कि हमने ई एक स्प्लिटिंग फील्ड ओवर स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ जी ऑफ एक्स लिया ओवर आर, और हमने ये शो कर दिया कि आर सी के अंदर होगा, होता ही है, एंड सी इज सबसेट ऑफ ई। तो हमें ई इज इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो ना उस पर हम वापस आ जाते हैं, ये हम प्रूव यूज करेंगे रिजल्ट। सो रिजल्ट प्रूव किया। नाउ लेट जी इक्वल टू जी ऑफ ई बाई आर। तो हमने इसको जी ही मान लिया, जैसे गैल्वा ग्रुप या ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ओवर ई जो आर के एलिमेंट को फिक्स करेगा विद a Galois group of g of x over r। ठीक, एंड साथ में हमने ले लिया लेट इस g का जो ऑर्डर है वो 2 रेज टू पावर m इंटू क्यू ले लिया, वेयर q is an odd integer। तो इस फॉर्म में लेने का मतलब ये है कि देखो, अगर g का ऑर्डर मान लो अगर मानते हमारे पास आता है 2 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1। और अगर इसका ऑर्डर आता है 3 तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3। अगर 4 आता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1। 5 आता है तो 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5। और अगर हमारे पास 6 आता है, अगर 6 आता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 एंड 3। 7 आता है तो 2 रेज टू पावर 0 7। 8 आता है तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1। तो यू कैन सी कि किस हर फॉर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे 2 की पावर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगी। ठीक, सो दिस टाइप ऑफ ऑर्डर हमने एज्यूम कर लिया कि कोई भी ऑर्डर हो इसका जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और एम आपका डेफिनेटली इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ में क्यू आपका एक ऑड इंटीजर होगा। सो क्लियरली यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो 2 रेज टू पावर m जो होगा विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। ठीक करेगा तो देन देयर एग्जिस्ट ए 2 साइलो ग्रुप, 2 साइलो ग्रुप, साइलो सब ग्रुप ऑफ g, और सच दैट उसका ऑर्डर जो होगा वो भी such that, yeah, simply you can say it right, whose order is 2 raised to power m। उसका ऑर्डर भी 2 raised to power m ही होगा। तो
एच मान लेते हैं हम उसको, जो ऑर्डर है उसको, जो सब साइलो ग्रुप हमने एग्जिस्ट करवाया वो डेफिनेटली ऑर्डर 2m को होगा। तो हमने मान लिया लेट एच बी द टू साइलो सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, और जी क्लियर हो गया ना, जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ओवर ई, जो आर के एलिमेंट को फिक्स करता है। तो और सच एंड सच दैट इसका जो ऑर्डर है वो 2m है। अब हम क्या करते हैं, फिक्स फील्ड लेते हैं। ठीक, लेट एल बी द corresponding fixed field of H in E, that is L क्या होगा, EH होगा। ऐसे ही नोटेशन होती थी ना फिक्स फील्ड की। तो L हमने ये मान लिया फिक्स फील्ड। डेफिनेटली H में ऑटोमॉर्फिज्म है, G में, तो H में भी ऑटोमॉर्फिज्म ही होंगे। ठीक, और अब H के ऑटोमॉर्फिज्म होंगे तो एक फिक्स फील्ड बनेगी, उसको हमने बोल दिया L। we know that every infinite field has characteristic 0। ठीक, कोई भी इनफाइनाइट फील्ड होती है उसकी करेक्टरिस्टिक 0 होती है। तो सो R and C are the fields of characteristic 0। ठीक, और एक रिजल्ट और होता है कि जो एवरी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ C and R is separable। क्यों सेपरेबल होगी, क्योंकि इनका करेक्टरिस्टिक 0 है। तो जिसका भी करेक्टरिस्टिक 0 होता है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो सेपरेबल एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे ई जो है वो क्या बन जाएगा, therefore ई इज फाइनाइट, ई फाइनाइट है, सेपरेबल है, और साथ में नॉर्मल भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जी का फैक्टराइजेशन हो रहा है, स्प्लिटिंग फील्ड है ये, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ आर एंड दोनों के दोनों। तो हमारे हेंस तो हमारे हमने रिजल्ट पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ई का डायमेंशन ओवर आर जो होगा, डायमेंशन that will be equal to order of G of E by R and और ये तो हमें ऊपर माना भी है हमने, इसका ऑर्डर तो हमने 2m³ भी माना है। और साथ में E का डायमेंशन ओवर C आपका ओवर C आएगा, बाई C बनेगा इधर ओवर C, ये इसके बराबर आएगा। ठीक, तो यहाँ से एक चीज और होगी कि हमारे पास
सी जो होगा वो फिक्स फील्ड होगी, देयर इम्प्लाइज C is fixed field of G by C and R is the fixed field of G of E by R. Got it? अच्छा, एक चीज अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें कि अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि m की वैल्यू 1 है और q भी 1 है, इफ m इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा? देन डायमेंशन ऑफ E ओवर R क्या बन जाएगा हमारे पास? वो 2 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 के बराबर आ जाएगा। और साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डायमेंशन ओवर R होता है वो तो हमें पता ही, वो 2 ही होता है। ठीक, तो और हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ E ओवर R अगर फाइंड आउट करनी हो तो वो हमें ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ E ओवर C एंड इनटू डायमेंशन ऑफ C ओवर R। तो इससे हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 2 है, ये भी 2 है, तो डायमेंशन ऑफ ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो व्हाट वी गेट डायमेंशन ऑफ E ओवर C इज 1। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि E इज इक्वल टू C जो है वो 1 के बराबर होगा। तो इट मीन्स दैट अगर इस पॉइंट को अगर आप नोट करें, तो इस पॉइंट से ये क्लियर पता लग रहा है कि अगर अगर हम M को 1 और Q को 1 प्रूव कर दें तो E जो होगा वो C के बराबर हो जाएगा, और यही हमने स्टडी में कोट करा था, यही हमने प्रूव करना है। ठीक, तो नाउ वी विल व्हाट वी डू, वी विल डू M is equal to prove, we will prove M is equal to 1 and Q is equal to 1. So ठीक, you can may write now to prove E is equal to C, B will prove M is equal to 1, Q is equal to 1. So सबसे पहले हम ये जो फील्ड हमने कंस्टिट्यूट्स करी हैं, सो हमारे पास H आया और H के लिए हमने फिक्स फील्ड L कोड करी। ठीक, तो हमारे पास एक सेट ऑफ फिक्स फील्ड बन गया। सो वी एग्जिबिट द foregoing considerations in the following डायग्राम। कैसे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिक्स फील्ड लिखेंगे, फिक्स्ड फील्ड। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। फिक्स्ड फील्ड और उसके ग्रुप, जो ग्रुप्स बनेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जो बनेंगे, उसकी बात करते हैं। तो सबसे इफ देखो, हमने सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने लिखा कि C जो होगा फिक्स फील्ड इसका होगा, R जो होगा फील्ड भी इसका होगा, और L हमने माना हुआ है L इज फिक्स फील्ड ऑफ H इन E। तो हमारे पास जो फिक्स फील्ड की है वो लिस्ट लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले E और C, अब L कहाँ पे आएगा, तो L की हम बात करते हैं कि L को कहीं भी डाल देते हैं, पर C L को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये C आ गया और ये हमारे पास R, तो R तो सबसे नीचे आएगा। ठीक,
तो अब जो ग्रुप्स बनेंगे वो सबसे छोटा ग्रुप्स किसका बनेगा, जिसमें सारे एलिमेंट फिक्स हो जाएंगे। तो सारे एलिमेंट फिक्स होने का सबसे छोटा यहाँ पे आर है, सबसे बड़ा एक्सटेंशन ई है, तो मैंने इस ऑर्डर में लिखा। तो यहाँ ग्रुप्स भी ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे छोटा ग्रुप बनेगा ई के लिए, जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा। इसमें सारे एलिमेंट फिक्स हो जाएंगे और इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी। ठीक, तो उसके बाद जो सेकंड बनेगा एल की बात, तो एल के लिए तो एक ही एच होगा। उसके बाद हम सी की बात करते हैं, तो सी जो आएगा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो इसमें क्या होगा, ओनली सी के एलिमेंट ही फिक्स होंगे। तो हमें नहीं पता कितने एलिमेंट आने हैं इसमें, ठीक, पर इससे ज्यादा होंगे डेफिनेटली। उसके बाद लास्ट में आर आएगा। तो आर में ओनली आर के लिए बनेगा ग्रुप, सो ओनली इसमें आर ही फिक्स होने हैं। तो ये डेफिनेटली इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सी फिक्स होने, तो मतलब इसका मतलब ज्यादा से होंगे एलिमेंट्स। जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उतने ऑटोमॉर्फिज्म कम बनते हैं। जैसे सारे हो गए तो एक ही बनेगा। ठीक, जैसे जैसे ये रिड्यूस होता गया सेट, तो इसके लिए जो ग्रुप बना वो ये बना, इसके लिए जो बना वो ये बन गया, और जो सबसे छोटा था उसके लिए सबसे बड़ा बनेगा। और हम इस एल के लिए तो एच लिख देते हैं सिंपल। ठीक, तो इसका जो ग्रुप है वो एच है। तो ये ग्रुप्स बन गए हमारे पास। सो दिस इज द डायग्राम विच शोज द फिक्स फील्ड्स, कि कौन कौन सी फिक्स फील्ड बनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप्स कौन कौन से होंगे। अब यहां से हम एक चीज एग्जिबिट कर सकते हैं कि सिंस जो E की डायमेंशन ओवर L है, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ H, और ऑर्डर ऑफ H जो है, ये रिजल्ट हमने आपको अपने अगर पीछे पूरे अपने लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने ये प्रूव करा है। ठीक, तो ये फिक्स फील्ड है, तो फिक्स फील्ड का जो डायमेंशन ई का डायमेंशन ओवर एल जो आएगा वो उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आएगा, क्योंकि एच की फिक्स फील्ड एल है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2⁻⁴ m हमें पहले से पता है। सो ई आर, ई का डायमेंशन ओवर आर, ई का डायमेंशन ओवर ओवर एल, ऐसे निकाल सकते हैं। ई का ओवर आर निकालना है तो ई का हम ओवर एल निकाल लेंगे और एल का ओवर आर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर सी बात है कि ई का ओवर आर जो है वो तो हमें पहले ही पता है, 2⁻m इंटू क्यू माना है हमने, और ई ओवर एल का अभी ऊपर लिखा 2⁻m है। तो यहाँ से हम एल का डायमेंशन ओवर आर फाइंड आउट कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो कितना बना हमारे पास, दैट इज एल का डायमेंशन ओवर आर इज क्यू। ठीक, तो इसका मतलब एल का जो डायमेंशन ओवर क्यू है, ओवर आर है, वो क्यू है। इट मीन्स दैट कि ये एक ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है तो एल आपका फाइनाइट हो गया यहाँ से। ठीक, सो आल्सो बिकॉज एल इज ए finite separable extension of R, there implies L is a simple, finite हो गया तो डेफिनेटली ये सिंपल फील्ड होगी, और सिंपल फील्ड जो होती है
वो सिंगल एलिमेंट के एडजेक्शन से बन जाती है। तो एक एलिमेंट हम आर के साथ एडजेक्ट करेंगे, एडजेक्शन ऑफ अल्फा विद आर, और ये डेफिनेटली जो यहाँ पे बीटा लेते हैं हम, अल्फा हमने पहले भी, सो हम यहाँ पे बीटा लेते हैं। सो वेयर बीटा डेफिनेटली दैट बिलोंग्स टू एल। अब बीटा की मिनिमम पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो देखो एक थ्रेड ऑफ सीरीज बन रहा है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो एक खुद ही थ्रेड बनता चलता है स्टेप्स का। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बीटा q of x is equal to b naught plus b1x plus so and so v q x raised to power q belongs to, ठीक, और ओवर r होगा ये एंड इज ऑफ ऑड डिग्री। अब ऑड डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, तो एक रिजल्ट हमने बीएससी लेवल पे पढ़ा होता है, ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है कि जिस भी पॉलिनोमियल्स के अगर जो कोएफिशिएंट्स है वो रियल नंबर्स है, तो यहाँ पे ये v नॉट v1 सारे के सारे रियल नंबर्स है, तो उसके जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। ठीक, बोलने का मतलब कि अगर ये डिग्री अगर 5 हुई तो उसमें 4 हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स और एक रियल। अगर 3 होंगे तो 2 कॉम्प्लेक्स एक रियल, ठीक है। और अगर 7 होंगे तो 6 आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, एक आपका रियल होगा। तो इट मीन्स दैट जो मर्जी डिग्री होती रहे, एक तो रियल रूट इसका होना ही होना है, ठीक। सो अगर एक रूट होगा इसका रियल, तो ये तो फिर क्या होगा, फिर तो ये रिड्यूसिबल हो गया, तो फिर ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो इट मीन दैट क्यू जो है वो यहाँ पे ऑड नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है, तो वी कैन राइट विच इज नॉट पॉसिबल अनलेस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक। क्या कारण है, because why the intermediate value theorem in calculus, every equation of odd degree over the real, मतलब कोएफिशिएंट रियल्स, has a real root। अगर एक रियल रूट आएगा तो फिर तो ये आपका रिड्यूसिबल नहीं रहेगा। या दूसरा आप कंसेप्ट ये लगा सकते हो कि ये पॉलिनोमियल, ये दूसरा रीजन आप ये लिख सकते हो एज ए पॉलिनोमियल with the real coefficients has complex roots in conjugate pair। अब कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे तो वो टू टाइम इवन पावर ही बनेगी ना, इवन नहीं होंगे। कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो एक तो ऑड पावर है तो एक तो बच ही जाएगा। अब एक बचेगा तो वो पक्का रियल होगा, ठीक। अगर वो डेफिनेटली रियल होना है, सो इट मीन दैट q of x must have वन रियल रूट, ठीक। वन रियल रूट होगा
तो आपका Q जो हो गया फिर वो रिड्यूसिबल हो गया. So there implies Q of X is reducible over R. अगर रिड्यूसिबल हो गया तो गड़बड़ हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया. सो विच इज कंट्राडिक्शन? ठीक, कंट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब Q की वैल्यू जो हो है वो क्या होनी चाहिए? हेंस Q मस्ट बी 1. तो Q हमने 1 प्रूव कर दिया. ठीक, अब हमने प्रूव करना है कि M की वैल्यू भी 1 होगी. ठीक, अगर Q की वैल्यू 1 हो गई, सो जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ E ओवर R जो था वो 2 रेज टू पावर m इंटू Q था, तो Q की वैल्यू 1 हो गई तो ये 2 रेज टू पावर m हो गया. सो सिंस E का डायमेंशन ओवर R, और हम लिख सकते हैं E का डायमेंशन ओवर C इंटू C का डायमेंशन ओवर R, तो यहां से इसका हम यहाँ पे डायमेंशन 2 रेज टू पावर m मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे E का डायमेंशन ओवर C हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि C का डायमेंशन ओवर R 2 होता है. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि डायमेंशन ऑफ E ओवर C जो है वो 2 रेज टू पावर m हो जाएगा. सो देयर इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ E ओवर C इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m माइनस 1. ठीक, और ये किसके बराबर आ गया? ये दिस इज नथिंग बट इट इज ऑर्डर ऑफ G ओवर C. ठीक, फिर हम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पे भी एक साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. ठीक, सो वी कैन राइट देन द subgroup of G E Y C subgroup G E Y C of G of E Y R का जो ऑर्डर बन गया वो इज ऑफ ऑर्डर 2 रेज टू पावर, ये चीज 2 रेज टू पावर m माइनस 1. ठीक, नाउ टू प्रूफ m इज इक्वल टू 1, हमने ये प्रूव करना है कि m जो है 1 के बराबर है. तो हम मान लेते हैं कि इफ m इज ग्रेटर देन 1. ठीक, तो अब हम ये प्रूव कर देंगे कि एक यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करेगी जिसका डायमेंशन ओवर C जो है वो 2 होगा. तो हमने प्रूव करा कि यहाँ पे कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका डायमेंशन 2 आएगा. तो देखो कैसे हम वो फील्ड एग्जिस्ट करेगी. तो अगर m की वैल्यू हमने 1 से बड़ी ले दी, सो यू कैन राइट सिंस जो ऑर्डर ऑफ G ऑफ E बाई C है जो ऊपर लिखा हुआ है वो 2 रेज टू पावर m माइनस 1 है. इसका मतलब अगर एक हम इसमें से कम भी कर दें 2 रेज टू पावर m माइनस 2 इसको डेफिनेटली डिवाइड करेगा. ठीक, हमने इंटेंशनली ये कम करा हुआ है क्योंकि डेफिनेटली डिवाइड करेगा क्योंकि ये 2 रेज टू और m है, तो इससे अगर एक डिग्री कम भी लेंगे तब भी वो उसको डिवाइड करेगा. तो इस ऑर्डर को ये डिवाइड करेगा. ठीक, और डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली वहां पे एक हेंस साइलो ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. हेंस देयर इज ए
टू साइलो ग्रुप subgroup, Silos subgroup of GEYC whose order is 2 raised to power m minus 2. So हम उस ग्रुप को मान लेते हैं कि let h dash be the subgroup of GEYC of order 2 raised to power n minus 2. So that is हम h dash का जो ऑर्डर हो गया वो 2 raised to power m minus 2 हो गया. नाउ हम अब इसकी फिक्स फील्ड मान लेते हैं एल डैश, जैसे हमने पहले एच की एल मानी थी. तो लेट एल डैश विद corresponding fixed field of h dash in E, that is L dash जो होगा वो E h dash होगा. इस तरह से है ये. तो अब हमारे पास अगर हम इसे मेंशन करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और E इन E है तो E ऊपर होगा, E L डैश यहाँ पे आएगा. तो C का जो ग्रुप बनेगा, ये फिक्स फील्ड्स हैं, फिक्स्ड फील्ड है और यहाँ पे ग्रुप बनेंगे. तो इस C का ग्रुप बनेगा E ऑफ बाई C, G ऑफ E बाई C, और इसका बनेगा L डैश. तो डेफिनेटली यहाँ से क्लियर कट पता लग रहा है कि जो आपका C जो होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ L dash, ये subfield of L dash. Then dimension of E over L dash is equal to ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है. ये हमने पहले भी रिजल्ट यूज करा. और ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 2 रेज टू पावर m minus 2 है. ठीक. सो फिर वही रिजल्ट यूज करेंगे हम. E का डायमेंशन ओवर C, E का डायमेंशन ओवर L डैश और इनटू डायमेंशन ऑफ L डैश ओवर C. तो इसका 2 रेज टू पावर m minus 1 ऊपर लिखा हमने और इसका हमने 2 रेज टू पावर m minus 2 कोड कराया अभी. तो इससे हमारे पास डायमेंशन ऑफ L डैश ओवर C आ गया. तो कितना आया? 2 आएगा. ठीक. 2 रेज टू पावर m कट जाएगा. सो इट इज इक्वल टू 2. तो अभी हमने प्रूव किया था, हमने रिजल्ट प्रूव किया है ऊपर कि वहां कोई भी रिजल्ट, कोई भी एक सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका ऑर्डर, जिसका डायमेंशन there does not exist a subfield of E containing C such that उसका डायमेंशन 2 आएगा. तो हमने यहाँ पे एक सब फील्ड एग्जिस्ट करा दी L डैश जो C को कंटेन कर रही है और उसका डायमेंशन 2 आ रहा है. सो विच इज कंट्राडिक्शन टू द रिजल्ट. तो जो रिजल्ट लिखा उसके लिए ये कंट्राडिक्शन आ गया. सो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था. हमने माना था कि m इज ग्रेटर देन 1. सो m जो है वो 1 के बराबर ही है. m के बराबर है तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन ऑफ ER जो हमने 2 रेज टू पावर m इंटू Q लिया था वो किसके बराबर आ गया? 2 रेज टू पावर m Q लिया था. या तो m की वैल्यू भी 1 प्रूव कर दी, Q की भी हमने 1 प्रूव कर दी. सो इट इज 2. सो डायमेंशन ऑफ E ओवर R जो आ गया वो हमारे पास 2 आ गया. और C की डायमेंशन ओवर R तो पहले ही C का डायमेंशन ओवर R जो है वो पहले ही हमारे पास 2 होता है.
तो ये सभी को पता है ना, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर क्यों होता है, क्योंकि आर और जो सी होता है, सी इज आर ऑफ दिस, तो इसकी जो बेसिस होगा, बेसिस वो 1 और आयोटा है, सो दैट्स व्हाई 2 होती है इसकी ऑलवेज। सो सिंस ई का डायमेंशन ओवर आर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ओवर सी, और सी का डायमेंशन ओवर आर, सो ई आर 2 आ गया हमारे पास, और ई का डायमेंशन ओवर सी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, और सी का इंटू 2, सो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ई ओवर सी is equal to 1. To dimension 1 I over C, to mean that they will be equal. So hence the fundamental theorem of algebra is proved. So I think it's very simple, and again is very, very important. So if you have a doubt, you can ask me. And that's all for today's lecture. Thank you.